नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हिमाचल न्यूज़। इस समय हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं कड़ाके की ठंड। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं श्री शोभित कटियार जी, डायरेक्टर भारत मौसम विभाग, मौसम केंद्र शिमला से। सर, जन हिमाचल न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, वो हिमाचल के मौसम को किस तरह से प्रभावित कर रही है? देखिए अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव है उसका हिमाचल प्रदेश में असर जो है आज मिडनाइट से ही चालू हो गया है। निचले मैदानी इलाकों में हल्के स्तर की बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज जो है लगातार जारी है और वहीं पे मिड हिल्स और हाई हिल्स में बर्फबारी का दौर जारी है, इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी शिमला अर्ली मॉर्निंग आवर्स से। और इसका असर जो है कल मॉर्निंग आवर्स तक हमें हाई हिल्स में देखने को मिलेगा। हालांकि निचले मैदानी इलाके और जो हमारे मिड हिल्स है वहाँ पे जो है इसका असर आज रात तक ही रहेगा। हालांकि मिडनाइट के बाद कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा और कल दोपहर के बाद से मुख्यतः पूर्ण रूप से इसका असर समाप्त हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। तो मतलब ये जो मौसम अभी एक रात से कल रात से बना हुआ है, तो इसका ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं चलेगा अभी आपके कहने के हिसाब से? हाँ, इसका मेनली जो इफेक्ट है वो आज मिडनाइट तक देखने को मिलेगा हमें। जी। और हालांकि जो लाहौल स्पीति और चंबा के हायर रीचेज है वहाँ पे कल मॉर्निंग आवर्स तक भी बना रहेगा, लेकिन निचले मैदानी इलाके और मिड हिल्स पे बेसिकली आज नाइट के बाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो सर, एक चीज़ है कि सिस्टम एक ही है और पर कहीं बारिश और कहीं बर्फ। ऐसा क्या होता है कि हम लोग अपने लिसनर्स और रीडर्स की जानकारी के लिए पूछना चाहेंगे? जी, बेसिकली किसी भी एरिया में कब बारिश होगी या कब बर्फबारी होगी या कौन से एरिया में बारिश गिरेगी, कौन से एरिया में बर्फबारी होगी, मेनली ये डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर पे। अगर किसी एरिया में टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है, जैसे यूजुअली कि आप देखते हैं कि जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, ऑलरेडी हम हाइट पे होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होते हैं एज कम्पेयर टू दी जो प्लेन एरिया होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो बर्फ होती है या स्नोफॉल होता है वो हमें हिली रीजन्स में ही देखने को मिलता है। प्लेन्स में टेम्परेचर हाई होने की वजह से स्नोफॉल नहीं होता है, वहाँ पे हमें रेन देखने को मिलती है। यूजुअली जब भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है क्लाउड से, तो वो कहीं ना कहीं आइस क्रिस्टल के फॉर्म में ही होता है, लाइक स्नो के फॉर्म में ही होता है। लेकिन जब तक सरफेस में अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है तो जब तक वो क्लाउड के बाद से जो प्रेसिपिटेबल कंटेंट है वो सरफेस तक पहुंचता है तो एक्चुअली वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन हिली एरिया में टेम्परेचर लो होने की वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाता है, स्नो एज इट इज हमें मिल जाती है। प्लेन एरिया में क्या होता है कि जब तक वो सरफेस तक पहुंचता है तब तक वो मेल्ट होके बेसिकली हमें रेन की फॉर्म में देखने को मिलता है। और सर, वैसे भी हिली एरिया में ये तय करना तो मुश्किल क्यों हो जाता है कि बारिश होगी या बर्फ होगी? हम देखते हैं कई बार शिमला में भी होते हैं, मौसम बना होता है, लोग बर्फ की वेट करते हैं बट बारिश हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है सर? जी, वही चीज मैंने बताई कि मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली अगर कहीं पे भी सरफेस टेम्परेचर अगर हमारा 4 डिग्री से कम है और मोस्टली हम देखते हैं कि अराउंड अगर 1 डिग्री से कम है तो वहाँ पे काफी ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि हमें स्नोफॉल मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पे टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा है तो वहाँ पे स्नोफॉल ना होने की बजाय हमें वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलती है। तो यूजुअली इसीलिए हमें स्नोफॉल या तो हिली स्टेट्स में मिलती है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे लो होते हैं, और दूसरा हमें स्नोफॉल हमेशा विंटर सीजन में देखने को मिलती है, ना कि समर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होते हैं। तो मेन जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर, उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि स्नोफॉल होगा या रेनफॉल होगा। एंड देन टेम्परेचर प्लस हाई एल्टीट्यूड, है ना? सो यस, एल्टीट्यूड भी एक्चुअली टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। ज्यादा एल्टीट्यूड होगा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वहाँ पे लो होगा। तो फाइनल फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। जी। एक सर, और बात जो नॉर्मल एक आम आदमी बोलता है हमेशा कि इस बार ठंड लेट आई है, ज़्यादा देर तक रहेगी, लंबा चलेगी। इसमें सर क्या ये एक्चुअल में होता है कि अगर ठंड लेट शुरू हुई है तो लेट तक रहेगी, या ये कोई और इश्यू है इसमें, या और कोई डिटेल सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए अगर कॉमन पब्लिक के परसेप्शन से देखें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा।
जी, बट अगर आप साइंटिफिकली देखें तो हमारे प्री डिफाइंड सीजन्स होते हैं, लाइक समर सीजन है या विंटर सीजन है या मानसून सीजन है। जी, उनका बेसिकली जो है डेट या मंथ फिक्स होता है। जी, लेटर से 1 जनवरी से 28 फरवरी तक हमारा विंटर सीजन होता है। अब ये 2 मंथ पूरा हम विंटर सीजन बोलते हैं। अब इस विंटर सीजन में बर्फबारी हो रही है, कम हो रही है या बिल्कुल भी किसी एरिया में नहीं हो रही है, वो मैटर नहीं करता है। वो सीजन विंटर सीजन ही कहलाएगा। वो एक डिफरेंट चीज है कि इस साल के विंटर सीजन में हमें कम बारिश मिलेगी या ज्यादा बर्फबारी मिलेगी या ज्यादा सर्दी ज्यादा होगी कम होगी, तो वो एक वेदर पैरामीटर हो गए। बट जो आज जहाँ तक सीजन की बात है, सीजन हमेशा फिक्स होता है। लाइक हमारा मानसून पीरियड होता है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक। जी। तो ये पीरियड जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। अब उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर हमारा कैसा वेदर रहने वाला है, कम होगा ज्यादा होगा, कौन से एरिया में क्या होगा, वो हर साल वेरी करता है। बहुत सरल तरीके से आपने ये चीज़ को बताया, नहीं तो अदरवाइज़ लोगों में मिथ है या नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं, हमें लगता है कि इस बार गर्मी ज़्यादा चलेगी, बारिश का मौसम लेट आएगा, तो मौसम वही है, बट मौसम में बारिश कितनी पड़नी है, टाइम पे आनी है, ये सारी चीज़ें हैं जो वो मौसम पे डिपेंड करती हैं। थैंक यू सो मच सर। एग्जैक्टली, सीजन हमारे चेंज नहीं होते हैं। एग्जैक्टली, सीजन हमारे फिक्स होते हैं और उस सीजन के अंदर हमारा हर साल किस टाइप का वेदर रहने वाला है वो बदलता रहता है। और सर अभी जो वेदर मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, वो जी। मतलब हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकली या टेक्निकली कितने क एक्यूरेट हैं वो? देखिए, बेसिकली जो हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मैं एलाबोरेट करूंगा। जो हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, जी, हमारे एक्चुअली डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें से बहुत सारे हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल वेदर प्रोडिक्शन न्यूमेरिकल मॉडल्स एक तरीके का टूल है। और जहाँ तक न्यूमेरिकल मॉडल्स की बात है कि हम बहुत सारे मॉडल्स, ग्लोबल मॉडल्स एंड रीजनल मॉडल्स यूज करते हैं। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए, हर एक स्टेट के लिए, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। जी, तो एज सच ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मॉडल्स कितने एक्यूरेट हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हर एक मॉडल की अपनी एक लिमिटेशन है। कोई मॉडल किसी सीजन के लिए अच्छा परफॉर्म करता है, कोई मॉडल किसी एरिया के लिए अच्छा परफॉर्म करता है। कोई भी मॉडल एज सच परफेक्ट नहीं है कि जो हर एरिया को हर सीजन में और हर वेदर इवेंट को 100% एक्यूरेटली कैप्चर कर ले। तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव काइंड ऑफ चीज है कि अ, बहुत ही कॉन्क्रीट वे में कहना मुश्किल होगा कि कौन सा मॉडल हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा है या नहीं है। जी, क्योंकि कुछ मॉडल विंटर सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं हिमाचल प्रदेश में, जी, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो हैवी रेनफॉल को अच्छा कैप्चर करते हैं, जी। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर को अच्छा कैप्चर करते हैं। तो एक्चुअली ये वेरिएबिलिटी है डिफरेंट मॉडल्स में। कोई सिंगल मॉडल नहीं है जो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अच्छा या बहुत खराब हो। ओके, तो क्या सर ये मॉडल्स अपनी परफॉर्मेंस बेस पे कुछ अपग्रेडेशन भी होती है, कुछ चेंजेस भी होते हैं इसमें या ये फिक्स्ड ही हैं? नहीं, मॉडल्स बेसिकली हमारे पास इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स हैं जिनका एक्सपर्टीज है न्यूमेरिकल मॉडल्स में। जी, तो वो बेसिकली अपडेट करते रहते हैं मॉडल्स को। लाइक अगर कोई मॉडल कंटिन्यूअसली किसी एरिया में नहीं सही प्रोडिक्शन कर पा रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो उस चीज को स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंडिंग्स के बाद एनालिसिस करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली अपडेट करते हैं। और सर इसमें बारिश और जब स्नोफॉल होना है, इसका शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है डिपार्टमेंट को? देखिए, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट में एज सच डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। जनरली हमें ये समझना चाहिए यहाँ पे कि वेदर फोरकास्ट जितना हम लंबे पीरियड के लिए देते हैं, जी, उतना उसकी एक्यूरेसी कम होती है। जितने हम शॉर्टर पीरियड के लिए देते हैं, उतना उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेटर होती है। लाइक अगर आप मुझसे पूछो कि 15 दिन बाद क्या होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, जी, तो वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बट उसका एक्यूरेसी कंपेरेटिवली कम है। 10 दिन बाद क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी बेटर है। 4 दिन बाद क्या होगा, एक्यूरेसी और बेटर है। और कल क्या होगा, एक्यूरेसी और बेटर है। तो इनफैक्ट जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म मीन्स यूजुअली 3 to 4 days।
तो ऑलरेडी हम मौसम विभाग जो है वो शॉर्ट रेंज के साथ साथ मीडियम रेंज के भी फोरकास्ट देता है, यानी कि 5 to 7 डेज तक की हम फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की देते हैं। उसी के साथ हम एक्सटेंडेड रेंज भी फोरकास्ट देते हैं। एक्सटेंडेड रेंज मतलब नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होने वाला है हिमाचल के बेसिकली किस पार्ट में। तो एज सच शॉर्ट रेंज में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जितना हम लॉन्गर पीरियड में जाएंगे तो हमारा कंपेरेटिवली एक्यूरेसी कम होती रहती है। राइट, सो मे बी वही शॉर्ट टर्म में ये होता है कि जो उसके फैक्ट्स होते हैं या जो कैलकुलेशन के लिए हम फैक्ट्स यूज करते हैं वो थोड़ा सा नियर बाय भी होते हैं, चीजें विजिबल भी होते हैं, तो इस शॉर्ट टर्म का सिंपल हम समझ सकते हैं कि लाइक हमारा जो रियल सिनेरियो है, रियल एक्चुअल जो होने वाला है उसके हम बहुत क्लोज है, बहुत पास हैं। जी तो उसको आइडेंटिफाई करना, कैप्चर करना या कंपेरेटिवली इजियर है जी एज कम्पेयर टू कि हमें 1 महीने बाद क्या होने वाला है उसको कैप्चर करना ना। बिल्कुल ठीक सर। और सर ये जो अचानक होने वाली बर्फबारी या बारिश है, इसे पहले से पहचानना या इसकी प्रेडिक्शन कितनी की पॉसिबल है? तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो हमें लग रहा है कि भारी बर्फबारी का अनुमान है, बट वो होता कुछ नहीं। देखिए उसमें दो तरीके से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी पहला चीज है कि यूजुअली मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दूसरा जो हमारा कॉमन पब्लिक है। जी वो गैप इसलिए है कि लेट अस से कि हमने आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे रेनफॉल होने वाला है। तो नॉर्मल पब्लिक का जो परसेप्शन होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि रेन उसके ओवरहेड हो रही है, लाइक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे उसी जगह पे एग्जैक्टली रेन हो रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर आईएमडी ने बोला है कि किसी जगह में, किसी सिटी में या किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में एक दो स्थानों पे बारिश होगी, तो एक दो स्थानों पे यूजुअली बारिश होती है। ये नेसेसरी नहीं है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे ओवरहेड ही बारिश हो। लेकिन फिर हम ये मान लेते हैं कि आईएमडी ने तो प्रोडिक्शन किया था बट रेनफॉल नहीं हुआ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बहुत बार रेनफॉल होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि बहुत बार हम हिमाचल के अगर एंगल से अगर हम बात बोलें कि हम फोरकास्ट देते हैं कि हैवी स्नोफॉल होगा या स्नोफॉल होगा हायर रीचेज में, तो वहाँ पे जब हम अपने सैटेलाइट एस्टिमेशन से देखते हैं या रेडार एस्टिमेशन से देखते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे रेनफॉल होती है। बट वही है कि वहाँ पे हमारा जो हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारा जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है हिमाचल प्रदेश में, अगर वो रेनफॉल या बर्फ स्नोफॉल उस ऑब्जर्वेटरी में नहीं हुई है तो एक्चुअली हमारे रिकॉर्ड में नहीं आता है। ओके तो बहुत बार होता है कि हमारे हायर रीचेज में स्नोफॉल हो रही है, बट क्योंकि हायर रीचेज में कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आती है। लाइक नेक्स्ट डे हम बताते हैं कि हमारे ड्राई वेदर रहा है, जबकि एक दिन पहले हमने बोला था कि स्नोफॉल होगा हायर रीचेज में, बट मल्टीपल टाइम्स वो स्नोफॉल होती हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क ना होने की वजह से वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाती है। तो ये मुझे लगता है कि ये काफी मेजर फैक्टर है। और दूसरा जो कम्युनिकेशन गैप है जी। जो मैंने बताया अभी। जी बट सर अभी हमारी जो बातचीत हो रही है या जो हमारा डिस्कशन हो रहा है उससे मुझे मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप जो इनपुट्स दे रहे हैं, बिकॉज यू आर द बेस्ट सोर्स कि जो एग्जैक्ट, क्योंकि इधर उधर की बातों में तो क्या विश्वास करें। जब टेक्निकल और डायरेक्टर हमारे पास मौसम विभाग के हैं तो आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक है, और जो चीजें आप बता रहे हैं लोगों को अपने अनुमान नहीं लगाने चाहिए। आईएमडी के भी अनुमान जो है वो जरूरी नहीं है कि जहां हमने बोला वहीं बारिश हो, वो प्लस माइनस आगे पीछे होने की संभावना हमेशा रहती है, बिकॉज ये सारी हम कैलकुलेशन और संभावनाएं ही बताते हैं मेरे ख्याल देखिए, दूसरा इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि लाइक जब भी आईएमडी फोरकास्ट करता है किसी भी एरिया या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो जनरली हम उसमें प्रोबेबिलिटी भी बताते हैं। पर हमारा टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कि हैवी रेनफॉल या इज लाइकली, वेरी लाइकली और मोस्ट लाइकली।
तो लाइकली या वेरी लाइकली, मोस्ट लाइकली सिंपली मीन्स प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी हैवी रेनफॉल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो लाइक 50% है या 75% है या मोर देन 75% है। तो बहुत बार हम ऐसा ही बताते हैं कि हैवी रेनफॉल इज लाइकली ओवर लाइक लेट अस से दिस प्लेस, और वहाँ पे हो सकता है कि नहीं हुई है हैवी रेनफॉल, तो बट उसका प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हमने 25% ही बताया था। तो नॉर्मली मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है अमंग ऑल द यूजर्स जी कि हम जो फोरकास्ट दे रहे हैं उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया जाए। जी लाइक उसका बहुत बार गलत इंटरप्रिटेशन होता है, तब भी एक गलत मैसेज जाता है। और दूसरा है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी कम किया जा सके, जिसके लिए लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत लेमन टर्म्स में लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि आईएमडी ने हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट दिया था, बट एक्चुअली नहीं हुआ है। जी बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि हैवी रेनफॉल हुआ है बट वो आपकी जगह पे नहीं हुआ है, सेम डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जगह पे हुआ है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हो सकता ना भी हुआ हो, बट उसकी हमने होने की प्रोबेबिलिटी केवल 25% बताई थी। स्टिल 75% प्रोबेबिलिटी थी कि नहीं होगी, ओनली 25% प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअली इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल 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 सर, ये तो इन चीजों को समझना। और बट सर डिपार्टमेंट ये जो कम्युनिकेशन गैप हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मतलब दिस इज आइडेंटिफाइड, जी इसको गैप को रिमूव करने के लिए डिपार्टमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं? देखिए, जो कम्युनिकेशन गैप है उसके लिए हम अपने लेवल पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताऊं कि पहला तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारा जो वेदर फोरकास्ट है या वार्निंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और लाइक लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि एक कोई पर्सन अगर रिमोट विलेज में भी है तो हमारे इन्फॉर्मेशन वहाँ तक भी पहुँचे, नंबर 1। जी नंबर 2, वो इन्फॉर्मेशन राइट टाइमली पहुँचे। लाइक हमने सुबह की फोरकास्ट, कल की हमें फोरकास्ट देनी है और वो इन्फॉर्मेशन अगर 20 घंटे बाद पहुँच रही है तो दैट इज एक्चुअली यूजलेस। तो हमारे साथ में ये भी प्रयास है कि वो इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पहुँचे, सो दैट वो अपनी तैयारियां कर सकें। तो जिसके लिए बेसिकली जितने भी आज के टाइम में लेटेस्ट लाइक सोशल मीडिया काफी ज्यादा हर कोई यूज करता है, उससे कनेक्टेड है किसी न किसी रूप में, तो हम उसको भी यूज करते हैं वेदर डिसमिनेट करने के लिए। दूसरा साथ ही हमने एक हमारे जो मीडिया साथी हैं उनको लगातार हम ब्रीफ करते हैं, डेली बेस पे इंफॉर्मेशन देते हैं, जी क्योंकि वही एक ऐसे हमारे पिलर हैं जिनके थ्रू लास्ट माइल तक हम कनेक्ट हो सकते हैं। और रिसेंटली इनफैक्ट लास्ट ईयर से हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि नॉर्मली अभी तक हमारा जो फोरकास्ट हुआ करता था वो हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में देते थे। तो हमने ये भी देखा कि बहुत बार लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, कि जरूरी नहीं है कि हर कोई उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को या उस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को प्रॉपरली समझ पाए। जी बिल्कुल तो इसलिए हमने उसको बाइलिंगुअल किया, अपना सारा वेदर इन्फॉर्मेशन, सारी वेदर फोरकास्ट को हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देना स्टार्ट किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ पाए, समझ आसानी से समझ पाए। और हमने उसको लैंग्वेज को साइंटिफिक लैंग्वेज करने की बजाय बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रयास हैं जिसके तहत हम जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है या अवेयरनेस की जो मैंने बात करी है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और साथ ही हमारा, अगर आप आईएमडी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक वेब पेज भी क्रिएट किया है जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी कॉमन पर्सन आपके एरिया में कोई भी वेदर अगर हो रहा है, उस वेदर को आप जाके हमारी वेबसाइट पे रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है। हर जगह हमारा नेटवर्क नहीं है। तो और दूसरा, हमें आप फीडबैक मैकेनिज्म भी है हमारे पास, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम वेबिनार्स करते हैं, किसानों से कनेक्ट होते हैं, बाकी लोगों की फीडबैक लेते हैं, तो उनके क्या सुझाव हैं उसके आधार पे भी हम चीजों को सुधारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल सर। जैसे हमारा पीछे ऑब्जर्वेटरी सेंटर्स को लेके सैटेलाइट का हमने एक वर्ड यूज किया था कि सैटेलाइट के थ्रू, रडार सिस्टम्स के थ्रू और ऑब्जर्वेटरी लोकेशंस के थ्रू हम लोग करते हैं। तो सैटेलाइट इमेजेस से मौसम को समझने में मोटा मोटी क्या क्या जानकारी मिलती है? मतलब सैटेलाइट हाउ हाउ मच ऑन व्हाट लेवल इट इज हेल्पफुल? देखिए, सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बेसिकली वेदर मॉनिटरिंग को लेकर के भी और वेदर फोरकास्ट को भी लेकर के। जी
मॉनिटरिंग की जहाँ तक की बात है कि लेटर से कि हमारे बहुत सारे ऐसा टेरेन है कंट्री में, या हर जगह ही होता है, या ओशियन ले लो आप, जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, ह्यूमंस नहीं पहुंच सकता है, या फिजिबल नहीं है, या बहुत ज्यादा हाई हिल्स पे जहाँ पे स्नो बाउंड रीजन्स हैं, या कोई बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया है, या बहुत सारे डेजर्ट एरिया है जहाँ पे नॉर्मली ह्यूमंस नहीं, हम लोग स्टेब्लिश हैं। वहाँ पे एक्चुअली क्या हमारा वेदर पैरामीटर्स है, वहाँ पे क्या वेदर की कंडीशन है, वो हमें कैसे पता चलेगी? वहाँ पे हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नेटवर्क नहीं है। सैटेलाइट एक्चुअली ऊपर से पूरी इमेज को कैप्चर करता है, तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट है, और सेम चीज रेडार का भी है, कि ऐसे हर एक एरिया, चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे वो अनएक्सेसिबल एरिया हो, वहाँ के वेदर को हम मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सैटेलाइट से हम वेदर फोरकास्ट भी कर सकते हैं। सैटेलाइट से का जो डेटा होता है वो अपने हम न्यूमेरिकल मॉडल्स में भी इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल मॉडल्स में जो इनपुट जाता है वो हमारे ऑब्जर्वेशनल डेटा के अलावा सैटेलाइट डेटा भी हम देते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल जो डेटा है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे वो मिसिंग है उसको सैटेलाइट पूरा करता है। लाइक कोई स्नो बाउंड रीजन है, 8 किलोमीटर हाइट पे है, 10 किलोमीटर हाइट पे है, 6 किलोमीटर हाइट पे है, या कोई डेजर्ट एरिया है, ओशियन एरिया है, वहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेटरीज नहीं पॉसिबल है लगाना, तो वहाँ का डेटा हम कैसे ले पाएंगे? तो सैटेलाइट उसमें हेल्प करता है। सिमिलरली सैटेलाइट मॉनिटरिंग के साथ साथ हमें वेदर फोरकास्ट भी हम कर सकते हैं। हाँ, बट अगर सिंपली हम सिर्फ सैटेलाइट को यूज करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 24 आवर तक का फोरकास्ट कर पाएंगे। 24 आवर के बियॉन्ड सैटेलाइट से फोरकास्ट करना मुश्किल है, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए वो बेस्ट टूल है, और सारे पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सैटेलाइट से। That's wonderful, sir. And sir, the शिमला मेट सेंटर में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, वो मेरे ख्याल से हम काफी इंस्ट्रूमेंट्स इसी क्वेश्चन में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर कुछ रह गया हो शिमला मेट सेंटर के लिए मेरे से पूछना, तो आप प्लीज यहाँ पे आप खुद ही ऐड कर सकते हैं। सच एडिशन का तो कुछ नहीं है, बट हाँ इतना जरूर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, और बहुत सारे हमारे AWS हैं, ARGs हैं, डिपार्टमेंटल 6 हमारे स्टेशन हैं, और उसके अलावा 3 हमारे रेडार हैं डेडिकेटेड हिमाचल प्रदेश के लिए, और बाकी सैटेलाइट तो हमारा पूरा ग्लोबली रहता है। तो बहुत अच्छा नेटवर्क है, और जिसको हम बहुत ही बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, वेदर मॉनिटरिंग में भी और वेदर फोरकास्टिंग में भी। सर, कुछ सालों में नोटिस करने में आया है कि स्पेसिफिकली हिमाचल में स्नोफॉल के पैटर्न में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, ये ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ओवरऑल अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसका एक लॉन्गर पीरियड या पिछले कुछ सालों का डेटा मुझे डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए, कि वाकई कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो किस तरीके के चेंजेस हैं। जहाँ तक शिमला सिटी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर में ये देखा गया है कि ये काइंड ऑफ डिक्रीजिंग पैटर्न है स्नोफॉल को लेकर के। ऑन एन एवरेज हमारा दिसंबर में शिमला सिटी में पिछले 10 सालों में देखा है लगभग 2 से 3 दिन स्नोफॉल होती है, बट जैसे इस साल की हम बात करें तो हमें नहीं मिली है। लास्ट ईयर दिसंबर में केवल एक ही दिन स्नोफॉल, बहुत ही लाइट स्नोफॉल हुई थी। सिमिलरली जनवरी की अगर हम बात करें, शिमला सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 डेज स्नोफॉल नॉर्मली हुआ करती थी लास्ट 10 ईयर्स में। बट अभी पिछले 3 या 4 सालों से एक बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। और हालांकि हिमाचल प्रदेश के बाकी अदर रीजन्स के लिए अभी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको डेटा को एक बार हमें एनालाइज करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शिमला सिटी के अलावा शिमला डिस्ट्रिक्ट के भी जो हायर रीचेज हैं वहाँ पे ऐसा कोई खास मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं जी। तो इसमें तो सर वही है कि ये पैटर्न नेचर और क्लाइमेट के हिसाब से तो है ही है, बट इसमें टूरिज्म का भी बहुत जो है फर्क पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि लोग शिमला को बहुत प्रेफर करते थे विंटर में क्रिसमस मनाने के लिए, और ये कहीं ना कहीं पहले गारंटेड होता था कि शिमला जाओ 25 दिसंबर को तो स्नो पड़ेगी ही पड़ेगी, और नए साल पे भी पड़ेगी। तो अब तो बहुत सारे साल ऐसे हो गए कि पूरा पूरा दिसंबर भी स्नोफॉल नहीं देखने को मिलती है।
जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा भी है शिमला सिटी के लिए वो भी कहीं न कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि लास्ट इवन 1 डिकेड में एक काइंड ऑफ स्नोफॉल का डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। लाइक दिन पे दिन वहाँ पे विंटर सीजन में स्नोफॉल कम होती जा रही है। तो क्या सर ये अकेला सिर्फ शिमला में है या ओवरऑल हिमाचल के ऊपर भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल हो रही है? देखिए शिमला सिटी के डेटा को तो मैंने एनालाइज किया है पर्सनली लास्ट 10 ईयर 12 ईयर डेटा को। जी। बट हिमाचल के अदर स्टेशन का डेटा मैंने एनालिसिस नहीं किया है पिछले कुछ सालों का। जी। तो जब तक हम वो एनालाइज करने के बाद ही इस पे हम कुछ बोल पाएंगे। राइट सर। और सर एक सवाल और मैं पूछूंगा, मे बी इट इज एक्चुअली डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू द मौसम विभाग के साथ ही रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या कम बारिश या लंबे ड्राई पीरियड का असर जो है वो पानी और एग्रीकल्चर पर पड़ता है? जहाँ एक्चुअल में पड़ता तक है उसके पानी के लेवल पे पहाड़ों में भी, या मतलब इसको कैसे देखिए कम बारिश होने की वजह से या अगर कहीं पर ड्राई वेदर काफी लंबे समय तक चल रहा है उसका पानी के ऊपर भी असर होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी असर होता है। बट मेरी एक्चुअली इस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है। मैं बहुत ही लाइक जेनरिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि एग्जैक्टली जो है कम बारिश से या फिर ड्राई वेदर का क्या फर्क पड़ेगा हमारे ड्रिंकिंग वाटर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो वो एक कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट या सेंट्रल वाटर कमीशन में कोई एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। जी, मैं समझ गया सर। अभी वैसे तो मेरे को काफ़ी जानकारी आपसे मिल चुकी है, प्रेडिक्शंस को लेके भी, हर अनुमान को लेके भी, बट कहीं न कहीं फिर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो अनप्रेडिक्टेबल है, पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे आज से 20-25 साल पहले की बात करें, तो गाँव के बुजुर्ग ही बता देते थे कि कब बारिश होनी है। तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने साधन नहीं थे। गाँव के बुजुर्ग, किसान लोग वो अपने आप ही, और उनकी डेट्स बड़ी जो थी, उनकी प्रेडिक्शंस जो थी बड़ी सटीक रहती थी। तो ये जो इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, सो इसमें जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्या उसकी वजह से ये विंटर वेदर पे भी फ़र्क डाल रहा है? देखिए अगर आप थोड़ा हम इसको ब्रॉडर सेंस में अगर देखें तो जो क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग जैसे टर्म्स को भी हम अगर यूज करें तो ये तो देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। और बहुत सारी स्टडीज से ये पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया, जो एक्सट्रीम वेदर है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर का मतलब है कि या तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, या तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाना, या उसका ठीक उल्टा भी आप ले सकते हो कि बिल्कुल बारिश नहीं होना, बिल्कुल स्नोफॉल नहीं होना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, या वाइस वर्सा। लेकिन हाँ, साथ ही अगर मैं पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, जी। नंबर ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स तो ग्लोबली बढ़ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन अगर पर्टिकुलरली इंडिया में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ भी नंबर ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पे साथ में ये भी देखा गया है कि एक्चुअली जो हमारा एवरेज रेनफॉल है पूरे कंट्री का वो उतना ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है मोर और लेस। बट नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो रहे हैं। लाइक पहले जितनी बारिश जितने दिनों में होती थी, जी। बारिश अभी भी उतनी है लेकिन कम दिनों में हो रही है। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम इवेंट्स हमारे यहाँ और भी ज्यादा हो रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रही हैं, और एक्सट्रीम इवेंट्स को कैप्चर करना या प्रेडिक्ट करना, बहुत ज्यादा एडवांस में प्रेडिक्ट करना, ऑब्वियसली ये एक चैलेंज बना हुआ है। सर आपके टेन्योर में डिपार्टमेंट के साथ कोई ऐसा कोई वेदर इवेंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ हो जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और आपने उस इवेंट से कुछ खास सीखा हो, जिससे आपको लग रहा हो कि अगर हम लोग इस चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है वो और बेटर हो सकती है? एज सच पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इवेंट तो नहीं है।
क्योंकि हमारा एक बहुत ही फिक्स लाइक प्रोटोकॉल होता है, पूरा एक लाइक सिस्टम होता है कि कोई भी वेदर इवेंट को किस तरीके से हमें मॉनिटर करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से फोरकास्ट करना है और किस तरीके से उसको डिसेमिनेट करना है। लेकिन हाँ, कुछ एक सिनेरियोज में ये चीज एज ए फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक या फार्मर्स के थ्रू जब हमने फीडबैक लिया तो हमें कहीं ना कहीं ये जरूर समझ आया कि शायद लैंग्वेज बैरियर, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारा जो सारा फोरकास्ट है वो हम इंग्लिश में दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं या बहुत सारी पब्लिक है जो उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमन लोगों की भाषा नहीं है इंग्लिश। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने अभी पिछले कुछ महीनों से, अराउंड 1 ईयर से, सारा इंफॉर्मेशन, सारा वेदर फोरकास्ट बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में कर दिया है कि कोई भी ऐसा ना हो कि उसको फोरकास्ट तो मिले बट वो लैंग्वेज की वजह से उसको समझ नहीं पा रहा है। तो हमने बाईलैंग्वेज किया है और इसी तरीके से हमें अगर आगे भी कोई फीडबैक मिलते रहेंगे कि क्या सुधार क्या हो सकता है, तो हम बिल्कुल करेंगे। दैट्स वंडरफुल सर। और सर, फ्यूचर में आईएमडी कोई नई टेक्नोलॉजी लाने की सोच रहा है या कुछ पाइपलाइन में है? देखिए, जहाँ तक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, चाहे आप हिस्ट्री ले लें, चाहे आप रिसेंट टाइम में ले लें और फ्यूचर की भी हम बात करेंगे, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टूल्स होते हैं लगातार हम उसको यूटिलाइज करते हुए आए हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊं कि हमारा 90, 60, 70, 80, 90, 60, 70s में जब रेडार का दौर चालू हुआ था, उस टाइम पे रेडार का नया डेवलपमेंट हुआ था ग्लोबली, तो हमने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद सैटेलाइट जो इरा आया 70s में, 80s में, तो हमने सैटेलाइट को अडॉप्ट किया। उस पीरियड से हम करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन का जब इरा आया तो उसको हमने अडॉप्ट किया और सारे लेटेस्ट न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं हमारे पास। सिमिलरली रिसेंटली हमने इन हाउस एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है आईएमडी में, जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और जिसको भारत सरकार की तरफ से बेस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है। और अगर हम वहीं पे फ्यूचर की बात करें तो अभी तक पास्ट में भी देखा गया है कि लेटेस्ट जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हमने हमेशा अडॉप्ट करते हुए आए हैं। फ्यूचर में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजें जो है नई है, अडॉप्ट कर रहा है और इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बेसिकली भी हम कर रहे हैं। उसको हम बहुत ही जल्दी ऑपरेशनलाइज भी कर देंगे, एआई और एमएल जैसी टेक्नोलॉजीज को। वंडरफुल सर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपसे बात करके हमारे दर्शकों तक पहुंची है। तो सर, आप जन हिमाचल न्यूज़ देख रहे, सुन रहे दर्शकों को डिपार्टमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, सभी लोगों को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी वेदर का जानकारी है उसको एक तो आप हमेशा ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही यूटिलाइज करें। बहुत सारे ऑथेंटिकेटेड सोर्स हैं, चाहे वो आईएमडी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो। साथ ही कोई भी अलर्ट जब इशू किया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, उस अलर्ट के साथ साथ जो एडवाइजरी होती हैं वो एडवाइजरी आईएमडी भी जारी करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी करते हैं। उनको अनदेखा ना करें। जो भी आपको सुझाव दिए गए हैं उनको हम सभी लोगों को मानना चाहिए और एडवाइजरीज को पूर्ण रूप से हमें पालन करना चाहिए, जिससे हम होने वाले नुकसान को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और मौसम से जुड़ी जरूरी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और जन हिमाचल न्यूज़ आईएमडी और मेट सेंटर शिमला का आभार व्यक्त करता है, जो लगातार सटीक और भरोसेमंद जानकारी देकर लोगों की सुरक्षा और जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सर, बहुत बहुत शुभ इच्छाएं मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। एक बार फिर से आपका धन्यवाद सर, जन हिमाचल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।